वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार उपस्थित हूँ एसएससी जीडी स्पेशल लेकर क्योंकि आप सभी का डिमांड हमेशा है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है बिल्कुल करीब आ रहा है और इस पर स्पेशल फोकस की जाए। तो हमने स्पेशल एसएससी जीडी के लिए लाया है और कोशिश करेंगे कि सभी को एक्सप्लेन करें। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहला सवाल जो है ये पूछ रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारा दिया है मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, फिर शौकत अली। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन में सबसे सटीक जो आता है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे बाबू, कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष थे। अब बात आ जाती है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 के बाद, इससे पहले थोड़ी सी कहानी अगर देख लें कि आखिर क्या था, कब हुई मुस्लिम लीग का गठन, तो देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते जाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस मुस्लिम लीग का जो गठन होगा यह कब होगा बाबू। तो यह 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन किया गया। और जब गठन किया गया तो इसमें 3 लोग थे जिसका नाम था सलीमुल्ला। ठीक है, सलीमुल्ला थे। और सलीमुल्ला के बाद अगर हम देखते हैं तो एक और थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर देखें तो तीसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था आगा खां। ठीक है, आगा खां। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी ये पूछता है कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये कौन है, सलीमुल्ला थे। ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछेगा तब संस्थापक अध्यक्ष। इसकी जो स्थापना की गई थी वह कहाँ किया गया, तो हम देखते हैं कि ढाका में किया गया। और ढाका कहाँ है बाबू, तो ढाका जो है यह बांग्लादेश में है। कहाँ है, बांग्लादेश में है। ठीक है, ढाका में किया गया यानी बांग्लादेश में किया गया। उसके बाद एक और देखते हैं कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सवाल पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ऐसा सवाल पूछेगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उसके लिए हम देखेंगे कि केवल लिख देते हैं प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये थे, देखेंगे, जिसका नाम था मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, मुश्ताक हुसैन थे। क्लियर, मुश्ताक हुसैन। तो यहां से सवाल पूछता रहता है अक्सर और इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इसके साथ दूसरा देखिएगा कि पश्मीना एक उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य के द्वारा बनाया गया। ये सवाल देखेंगे कि पश्मीना एक उत्तम ऊन है और पहली बार किस राज्य के द्वारा बनाया गया। ये एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। हम देखेंगे ऑप्शन है यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हम जानते हैं कि आप रट चुके होंगे और आपको पता होगा कि आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है बाबू, जम्मू कश्मीर। मैं जानता हूं कि आपने आंसर दे दिया। सबसे पहले देखिए हम इसको डिलीट करते जाएंगे यानी मिटाते जाएंगे। इसके बाद देखिएगा कि इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि पश्मीना जो ऊन पाया जाता है, कभी कभी पूछा कि किससे पाया जाता है, भेड़ से पाया जाता है, बकरी से पाया जाता है, ऐसे करके। तो जरा देखिएगा कि पश्मीना जो है वह क्या है। तो पश्मीना जो ऊन पाया जाता है यह बकरी से पाया जाता है। एक प्रकार का बकरी की प्रजाति है, यह बकरी की प्रजाति है। ठीक है बाबू, बकरी की प्रजाति है। लेकिन सबसे उत्तम नस्ल की अगर हम देखें कि जो ऊन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे मैरिनो। ठीक है, मैरिनो भेड़ से जो पाया जाता है, मैरिनो भेड़ से जो पाया जाएगा वह बहुत ही उत्तम किस्म के क्या होगा, वह उत्तम किस्म के ऊन होगा। ठीक है, और ऊन जो होगा वह क्या होगा, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पूछेगा
कि ऊन किसका उदाहरण है, तो एक प्रकार का प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी आएगा कि मेरिनो हो गया, पश्मीना हो गया, इसके बाद और कुछ लिख देते हैं लीसेस्टर, लीसेस्टर लिख देते हैं। लीसेस्टर भी क्या है, ऊन का एक प्रजाति है। लीसेस्टर के बाद हम लिख देते हैं रोमनी, रोमनी भी क्या है, यह ऊन की एक प्रजाति है। इसके बाद देखिएगा रोमनी के बाद मार्स है, और मार्स भी क्या है, एक प्रकार का ऊन की प्रजाति है। इसके बाद अगर हम लिखते हैं लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन नहीं, लिंकन, लिंकन भी क्या है, एक ऊन की प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं कि पोल्ड, 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 पोस्ट वाल्ड, पोस्ट गोल्ड, पोस्ट गोल्ड जो है यह क्या है, ये भी एक प्रकार का ऊन की प्रजाति है। तो देखेंगे लिसेस्टर हो गया, रोमनी हो गया, मार्स हो गया, लिंकन हो गया, पोस्टोल्ड हो गया, ठीक है, मैरिनो हो गया, पास्मीना हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार की ऊन की किस्म है। ठीक है, और ऊन क्या है, तो एक प्रोटीन होता है। तो पश्मीना ऊन सबसे पहले किसने बनाया था बाबू, तो हम जानते हैं कि भारत के कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब सवाल है कि किस प्रकार के मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। बोला है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्मी के मौसम में दरारें पड़ जाती है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन दिया था पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, डिलीट करते हैं इसको, क्योंकि आंसर आपको पता है किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है, और आंसर क्या होगा, काली मिट्टी। हम जानते हैं कि आपने आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि SSGD है और सब ने सेट लगाया होगा। हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं ताकि यहां से जो भी प्रश्न आए छूटे नहीं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर वाले को, अगर हम मिटा दें, कोई दिक्कत ना हो तो मिटा देते हैं। जरा देखिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं। ओके बाबू, चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब जरा देखना कि पीली मिट्टी की बात करें तो पीली मिट्टी क्या होता है कि यह बेफाल्टी चट्टानों से बना हुआ जो जल से क्या होता है कि जो जल उसको जल के संपर्क में आता है, उस मिट्टी में पीलापन आ जाता है, उसे हम पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जरा देखिएगा, ये सवाल बहुत बार बना कि लेटेराइट मिट्टी, इसको क्या कहते हैं, मखराला मिट्टी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मखराला मिट्टी कहा जाता है। सवाल है लेटेराइट मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो मखराला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह क्या होता है, चाय की खेती इसी में होती है। पूछेगा कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे पर्याप्त होती है, उपयुक्त होती है, तो मखराला मिट्टी यानी लेटेराइट मिट्टी होती है। इसके साथ और हम देख लेते हैं तो चाय के साथ साथ इसे हम कहेंगे, इसमें लीचिंग की क्रियाएं सर्वाधिक होगी। सवाल पूछता है कि लीचिंग की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो लीचिंग की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है, लेटेराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, और जब लीचिंग की क्रियाएं सर्वाधिक होगी तो इसमें चाय की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि अगला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार का होता है, जैसे हमने कहा कि खादर होता है, बांगर होता है, चाचर होता है। ठीक है, और इस तरह जो नई मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, लेकिन हमें चलना है काली मिट्टी की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि हमें चाहिए बोर्ड, हमें खाली जगह चाहिए ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी को जरा देखिएगा बाबू, इसको क्या कहा जाता है। काली मिट्टी को देखेंगे कि इसे चरनोज्म मिट्टी भी कहा जाता है, चरनोज्म मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत बार सवाल आया कि चरनोज्म मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है,
तो काली मिट्टी को कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछता है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। सबसे उपयुक्त किसके लिए होता है, कपास के खेती के लिए। सवाल पूछेगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी होती है। अब क्या होता है कि इसमें इस मिट्टी में अगर हम देखें तो टिटेनीफेरस, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट पाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि वह ब्लैक होता है, यानी काला होता है, ठीक है। यानी मिट्टी काली होने के कारण मुख्य कारण क्या है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। अब देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो महाराष्ट्र में पाया जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद अगर हम देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा, यह कर्नाटक में पाया जाएगा। और कर्नाटक के बाद अगर हम देखते हैं तो गुजरात में पाया जाएगा। और इस बार क्या हुआ कि इन्फोर्समेंट दरोगा में महाराष्ट्र कर्नाटक हटा दिया और पूछ लिया, ठीक है। लाइट की थोड़ी सी सेटिंग गलत है और इसको बहुत बुरा है, क्योंकि इसी के कारण वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। और मन तो बहुत है लेकिन बहुत सारे चीजें आ जाती है, समस्या है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात, तो महाराष्ट्र कर्नाटक नहीं था, गुजरात था। और गुजरात को जिन लोगों ने लगाया वो सही हुआ, ठीक है। तो सावधानी बरतनी है। तो हमने देखा कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है, तो काली मिट्टी की स्थिति क्या होती है कि जल अवधारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, लेकिन जल अवशोषण करने की क्षमता सर्वाधिक नहीं होती है। और जैसे गर्म होता है वैसे वैसे नमी जब निकलेगी तो वह क्या करेगी, दरारें उसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ चलते हैं बाबू यहाँ कि जल के प्रत्येक अणु डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। सवाल पूछ रहा है कि जल के प्रत्येक अणु में कितने हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं है, बिल्कुल आप सभी को पता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, यानी इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप तो स्पीड बना लो बाबू, अब स्पीड बना लो। तो यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया, मिटा दिया, ठीक है, ओके, हमने इसको मिटा दिया। अब जरा देखिएगा कि हमने यहाँ सवाल है कि जल के प्रत्येक अणु में डैश हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है, 2 होगा, यानी H2O होता है, ठीक है बाबू, ठीक है। जल का फॉर्मूला है H2O। अब जरा देखेंगे H2O का कभी कभी पूछ लेगा कि अनुभार बताओ, अनुभार कितना होगा, जल्दी से बताओ ना, जल्दी से, कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। H2O का अनुभार क्या होगा, 18 होगा। कभी कभी बॉन्ड पूछ लेगा, बंधन पूछ लेगा, कौन सा बंध है, ठीक है, यह कौन सा बंध है, तो हम देखेंगे सहसंयोजी बंध है, ठीक है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, ठीक है, H2O बनाता है। इसके बाद जरा देखिएगा कि जल की जो अगर बात करते हैं तो यहां देख लेंगे कि इसके जो समस्थानिक होंगे, समस्थानिक जिसे हम कहते हैं, वो कौन कौन सा होगा। तो समस्थानिक में देख लेते हैं, एक तो होगा जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, 1H1, ठीक है। उसके बाद कह लेते हैं किसको 1E2S1। उसके बाद क्या कर लेंगे 3S1। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम कहेंगे। और ड्यूटेरियम के बाद अगर हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम है। अब जरा देखिएगा कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सवाल इससे आता है कि ये जो ड्यूटेरियम है, जिसको हम DTO के नाम से जानते हैं, जिसको हम भारी जल कहते हैं, तो सवाल आया कि भारी जल किसे कहा जाता है, तो भारी जल DTO को कहा जाता है DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि इस DTO का प्रयोग जो किया जाता है, जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाएगा, तो मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर में, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि ये जो किया जाता है भारी जल का प्रयोग, तो भारत में मात्र एक ही जगह है, उड़ीसा के कहा, तलचर है,
उड़ीसा के तलचर है, और उड़ीसा के तलचर में ही क्या होता है कि मात्र भारी जल का निर्माण किया जाता है। उड़ीसा के तलचर में भारी जल का निर्माण किया जाता है। कभी कभी पूछ लेगा कि बताओ कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी, तो जरा बता दो कौन है भाई, बता दो जरा कौन, किसने किया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड की। तो ब्रिकवेट किसने किया था, ब्रिकवेट ने किया था, और कौन किया था, मर्फी ने किया था। ब्रिकवेट और मर्फी ने किया था, ब्रिकवेट और मर्फी ने किया था। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके तीन समस्थानिक 1H1 2H1 और 3H1 यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ठीक है, इसके साथ आगे चलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो भी लिखो, और अगर आ रही तो भी लिखो यार, लिख डालो। अगला भी जरा देखिएगा कि अगला जो सवाल है बोल रहा है कि कॉमन मैन के नाम से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है। कॉमन मैन के नाम से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है। ऑप्शन दिया है शेखर गुरेरा, सुधीर तेलंग, कुट्टी, R.K. लक्ष्मण। हमें पता है कि आपको पता है, हमें बिल्कुल पता है कि आपको पता है, लेकिन इसके यहाँ से हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन है कि कॉमन मैन के नाम से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है। तो कॉमन मैन से इनका क्या आता था कि इनके जो चित्र आते थे, चित्र बने होते थे, एक व्यंग था, और वर्तमान सरकार के प्रति इनका व्यंग बहुत ही बेहतरीन होता था। ठीक है, तो कॉमन मैन के नाम से कौन है, R.K. लक्ष्मण है, जो आंसर है आपका। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि और एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। लेकिन आप क्या करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम पूरा हट जाते हैं क्योंकि आपका सवाल रहेगा, क्योंकि आपने तो बोर्ड छोड़ा नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। चलो अच्छा है, तो इसको हम मिटाते हैं, मिटा दिया। क्लियर, ठीक है बाबा, ठीक है। जरा देखिएगा कि यहाँ बोले कॉमन मैन के नाम से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है, तो R.K. लक्ष्मण है। थोड़ा सा देखते हैं कि शेखर गुरेरा की बात कर रहे हैं। शेखर गुरेरा ये भी क्या है, ये भी कार्टूनिस्ट है। ठीक है, ये भी कार्टूनिस्ट है। अब ठीक है, कार्टूनिस्ट है कि इनका जो शीर्षक है वो क्या है, बातों बातों में, बातों बातों में। ठीक है, बातों बातों में। तो कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि बातों बातों में जो कार्टून आता था वह उसका कार्टूनिस्ट कौन है। तो कार्टूनिस्ट को अगर हम देखेंगे कौन है कार्टूनिस्ट भाई, तो इसका नाम है शेखर गुरेरा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि R.K. लक्ष्मण की बात करें, थोड़ा सा R.K. लक्ष्मण की बात कर लेते हैं। R.K. लक्ष्मण को देखिएगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है। और यह कॉमन मैन से इनका आता था, कॉमन मैन से आता था। इसके बाद हम देखेंगे कि इनको क्या किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये भी पा चुके हैं। इसके साथ साथ देखिएगा कि पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। ठीक है, इसके साथ जरा देखिएगा कि अब चलते हैं थोड़ा सा कुट्टी के बारे में बात कर लें। कुट्टी के बारे में बात कर लें तो कुट्टी भी कार्टूनिस्ट हैं, और इन्होंने जो किताब लिखी थी, किताब का नाम था ईयर्स ऑफ लाफ्टर, ईयर्स ऑफ लाफ्टर इनकी किताब है। किसकी, कुट्टी की किताब है। ठीक है, और ये कार्टूनिस्ट हैं, यानी चारों कार्टूनिस्ट ही हैं। तो छोटा सा ट्राई किया था आज, क्योंकि बाहर साउंड ज़्यादा है, और कोशिश करिएगा कि आज से देना शुरू कर दूँ। और आज लाइट का सेटिंग करवा देते हैं सही से, फिर हम आपके बीच बने रहेंगे। कैसा लग रहा है ये बताएं जरूर। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ इस तरह का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो मैं आपके बीच हूँ। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी, क्योंकि कैरियर आपको बनाना है। जय हिंद, जय भारत।